देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस का नया मुख्यालय केशव कुंज बन करके तैयार हो गया है। बता दें कि इसकी लागत 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसको खुद तकरीबन 75,000 स्वयं सेवकों ने डोनेट किया है। उनके डोनेशन से ये जो केशव कुंज है वो भव्य रूप से बन करके तैयार हुआ है। दरअसल संघ का ये दिल्ली मुख्यालय उसी जगह पर बना है जहां पहले हुआ करता था। दिल्ली के झंडेवालन इलाके में करीब 3.75 एकड़ एरिया में यह कार्यालय बनाया गया है। यह कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें 3 12 मंजिला टावर है जिसमें लगभग 300 कमरे और कार्यालय होंगे। वहीं इसमें से जो एक सबसे बड़ा ब्लॉक है टावर का, वो दरअसल अशोक सिंगला को डेडिकेट किया गया है, जो कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि आरएसएस के मुख्यालय में बने तीनों टावरों के नाम साधना, प्रेरणा और अर्चना रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 150 करोड़ रुपए है, जिसे हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करने वाले 75,000 से ज्यादा लोगों के योगदान से बना है। इस कार्यालय का भूमि पूजन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नवंबर 2016 में किया था। इस केशव कुंज के तीनों टावरों में कुल 13 लिफ्ट भी हैं। आपको बता दें कि 12 मंजिला बने तीनों टावरों को खास शैली में बनाया गया है। तीनों टावर्स में से जो बीच का टावर है वो बाहर से राजधानी शैली में बनाया दिखाई देता है। यहाँ आपको राजस्थान की झलक दिखेगी और इसी टावर के 11वें फ्लोर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आवास भी बनाया गया है। इसके अलावा संघ के अन्य अखिल भारतीय अधिकारियों के रुकने की जगह भी इसी टावर में है। संघ मुख्यालय में एक बड़ा मैदान भी है। यहाँ संघ संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की मूर्ति लगाई गई है। इसी मैदान में रोजाना संघ की शाखा भी लगेगी। इसके साथ सुरक्षा के लिहाज से केशव कुंज के चारों कोनों पर सुरक्षा चौकियां भी बनाई गई है। आपको बता दें कि अगर आप झंडेवालन स्थित आरएसएस मुख्यालय में जाएंगे तो एंट्री करते ही एक बड़ा स्वागत कक्ष मिलेगा। इसके पास ही हनुमान जी का मंदिर है। केशव कुंज में संघ के अन्य संगठनों के भी कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे। केशव कुंज में 2 फ्लोर संघ के दिल्ली प्रांत को दिए जाएंगे। इसके अलावा विश्व विभाग, हॉस्पिटल और योग कक्ष भी यहाँ पर बनाया गया है। इस हॉस्पिटल में 20 बेड के साथ लैब, पैथ और बेसिक जांच के उपकरण भी शामिल हैं। कार्यालय का निर्माण यूनिटी ग्रुप और ऑस्पिशियस ग्रुप ने मिलकर के किया है। कार्यालय में 2 बड़े हॉल बनाए गए हैं जिसमें 650 और 463 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। आरएसएस कार्यालय के अंदर पानी, जल बोर्ड और बिजली के लिए सोलर प्लांट लगाया गया है। सीवेज के लिए एचटीपी प्लांट लगाया गया है। कार्यालय की 10वीं मंजिल पर लाइब्रेरी है जिसमें अभी तक 8,500 किताबें एकत्रित की गई है। कार्यालय में 5 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है और नीचे डिस्पेंसरी है। तीसरा टावर देश भर के लोगों के लिए है जिसमें 40 कमरे बनाए गए हैं। संघ की शाखा के लिए बीच में एक बड़ा मैदान छोड़ा गया है जहां पर डॉक्टर हेडगेवार की एक बड़ी मूर्ति लगाई गई है और हनुमान मंदिर पहले की तरह स्थापित किया गया है। संघ कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था अभी सीआईएसएफ के हाथों में है और निर्माण कार्य शुरू होने से पहले सुरक्षा में दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ की ज्वाइंट टीम लगी हुई थी। यानी कि आरएसएस का ये जो भव्य और आलीशान केशव कुंज बना हुआ है उसकी पूरी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ को सौंपी गई है। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस ने ये पूरा का पूरा शानदार भव्य जो मुख्यालय बनाया है, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कई सारे दल हैं जो कि चर्चा कर रहे हैं, जहां पर लोग कह रहे हैं कि लोग जो है अपना अलग अलग तरीके से शीश महल बना रहे हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा गया तो वहीं आरएसएस पर भी निशाना साधा गया है। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है वो दिल्ली की जनता के पैसों से बना हुआ है, टैक्स पेयर्स के पैसों से बना हुआ है। लेकिन ये जो आरएसएस मुख्यालय बनाया गया है वो दरअसल उन लोगों की यहाँ पर योगदान से बनाया गया है जो कि हिंदुत्व के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और ये 75,000 जो स्वयं सेवक हैं उन्होंने खुद ये पैसे डोनेट किए हैं ताकि दिल्ली में एक शानदार आरएसएस का हेडक्वार्टर बनाया जा सके। हालांकि विपक्ष हमेशा आरएसएस को लेकर के हमले बोलता रहा है। सबसे ज्यादा जो है वो राहुल गांधी आरएसएस के मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दिए हैं, फिर चाहे वो भारत में बोले या फिर सदन
सदन में बोले या फिर विदेशी दौरे पर भी जाकर के राहुल गांधी हमेशा आरएसएस को लेकर के बोलते हुए दिखाई दिए हैं। आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाते रहे हैं, लेकिन ये आरएसएस और स्वयं सेवक उन जगहों पर भी नजर आए हैं जहां पर राहुल गांधी सबसे पहले नहीं पहुंच पाए थे। दरअसल आपको बता दें कि जब वायनाड में वहां पर देखने को मिला था कि अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर सबसे पहले आरएसएस की टीम पहुंची थी। वहां पर लोगों की मदद की गई थी, जो पीड़ित थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा रही थी और आरएसएस की टीम ने बकायदा वहां पर कैंप भी लगाया था। लेकिन राहुल गांधी जो है वो अर्थक्वेक के 3-4 दिन बाद पहुंचते हैं। वायनाड जो कि उनका लोकसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी राहुल गांधी सबसे पहले नहीं पहुंच पाते। तो वहीं अक्सर मोहन भागवत जो है वो जनता से संवाद करते रहते हैं और समाज को किस विचारधारा के साथ चलाना चाहिए इसकी बात भी वो अपने शाखा के लोगों को बताते हुए दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने किस तरीके से समाज को एकत्र करने की बात कही थी, सुनिए उनका ये बयान। समाज चलता कैसे है? आपसी सद्भावना के आधार पर चलता है। प्रकृति विविधता देती है। भारत के बाहर हम देखते हैं विविधता को लेकर झगड़े होते हैं, लेकिन भारत का मूल स्वभाव, भारत धर्मप्राण होने के कारण वो धर्म कहता है कि विविधता प्रकृति की देन है, इसलिए जीवन का श्रृंगार है। अपनी अपनी विशिष्टता को लेकर चलो, लेकिन आपस में ठीक रहो। आत्मीयता से, बंधुभाव से, सद्भावना से आपस का व्यवहार रखो, क्योंकि जीना है तो सबको जीना पड़ेगा, ये नियम है। हम अकेले जी नहीं सकते। आप बहुत आनंद में हो और घर में दुख है तो आप आनंद नहीं ले सकते। आप अकेले व्यक्ति नहीं हो, आप परिवार के अंग हो। परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन गांव गड़बड़ है तो परिवार सुखी नहीं रह सकता। आप एक परिवार नहीं हो, आप अपने गांव के घटक हो। गांव प्रदेश का घटक है, प्रदेश देश का घटक है, देश राष्ट्र का एक अंग है, और सारा विश्व राष्ट्रों का मेला है। सब राष्ट्रों की मानवता मिलकर विश्व को अच्छा रखती है। एक व्यक्ति दुखी हुआ तो विश्व में दुख फैलेगा। समाज दुखी रहा तो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। सृष्टि दुखी हो गई तो हमको संकट झेलने पड़ेंगे, हम देख ही रहे। ये सारी बातें थियरी नहीं है, हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव करें। तो हमारे यहां लोगों ने ऐसा कहा कि व्यक्ति को बड़ा होना ही है। व्यक्ति को दबाना नहीं, व्यक्ति को बड़ा होना है। उसके लिए स्वातंत्र्य चाहिए, उसके लिए समता चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ये तब होगा, दोनों एक साथ तब रहेंगे जब बंधुता होगी। बंधुता के आधार पर व्यक्ति बड़ा होगा तो वो अपने परिवार को बड़ा करेगा। बड़ा परिवार अपने गांव को बड़ा बनाता है। हम उदाहरण देख रहे हैं, मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं। 78 वर्षों का अपने भारतीय समाजोन्नति मंडल का इतिहास आप देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। एक व्यक्ति परिश्रम पूर्वक जो भी मिला समाज का सहयोग उतना ही लेकर बड़ा हुआ, लेकिन वो अकेला बड़ा नहीं हुआ। सबको बड़ा करने की व्यवस्था हो गई। ये जो जीवन है इसी को कहते हैं धर्म। अपने राष्ट्रध्वज के केंद्र में वो धम्मचक्र है। वो बंधुभाव का, समता का, समरसता का संदेश देता है। सबकी समानता का संदेश देता है, सबकी स्वतंत्रता का संदेश देता है। हमारे जीवन में ये सारी बातें ध्यान में रखकर ही हमको रहना। क्योंकि इक्के दुक्के के करने से राष्ट्र बड़ा नहीं होता। पूरे समाज को अपना देश बड़ा हो, इसलिए प्रयास करना पड़ता है। और देश बड़ा होता है
तो हमारी भी प्रतिष्ठा रहती। हम लोग स्वतंत्र हुए तो बहुत दुनिया में शंका थी कि कैसे जी लेंगे, इनको तो आदत ही नहीं है राज्य चलाने की, कैसा होगा। लेकिन हमने जी लिया, हमने अपने ऊपर आक्रमण हुए उनका प्रतिकार किया। देखने लायक विजय जब मिली, एक बार पहली लड़ाई चीन से जो हुई उसमें हमको दुर्भाग्य से पीछे आना पड़ा, तो दुनिया भर के भारतीयों को प्रतिष्ठा का व्यवहार नहीं मिला। लेकिन बाद में 71 के युद्ध में हमने जो विजय प्राप्त की, तो सब लोग विदेशों में जो हमारे लोग थे उनको प्रतिष्ठा की नजर से देखने लगे। पोखरण 1 हुआ, पोखरण 2 हुआ, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। जब जब हमारा देश आगे गया, इस देश में और बाहर देश में बसने वाले हमारे व्यक्तियों को, कुटुंबों को प्रतिष्ठा के उन्नति का अनुभव हुआ, क्योंकि हमारा जीवन अकेले का है नहीं। मैं जीता हूं इसका मतलब अपने आप पर है ही। स्वार्थ के लिए जीने वाला उसको अच्छा नहीं कहते। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ऐसा कबीर जी ने कहा है। अपने कुटुंब को बड़ा करता है उसको लोग अच्छा मानते हैं। होनहार है युवक, कर्तृत्व संपन्न है, घर को विपत्ति से निकालकर बड़ा किया। और जो कुटुंब गांव की सेवा करता है वो अधिक प्रतिष्ठित होता है। जिस गांव से अच्छे अच्छे लोग देश के लिए मिलते हैं, उस गांव की एक प्रतिष्ठा होती है। देश के लिए काम करने वालों की जयंती पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। और अगर विश्व के लिए कोई काम करता है हमारे यहां अपने स्वार्थ को भूलकर, उसको तो हम सामने आने पर साष्टांग नमस्कार करते हैं। हमारे सन्यासी, मुनि, यति, भिक्षु, ये सब लोग ऐसे हैं, अपना जीवन छोड़ दिया सारे सृष्टि के भलाई के लिए। ऊंचा से ऊंचा आदमी भी ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो उनको नमस्कार करता है, क्योंकि हमारे यहां प्रतिष्ठा उसी की है। कौन कितना कमाएगा ये महत्व की बात नहीं है, कौन कितना बांटेगा ये महत्व की बात। तो देश समाज ही हमको सब देता है, उसी के देने से हम बनते हैं। हमको लगता है हमने परिश्रम किया, करना भी चाहिए, अपने पुरुषार्थ से ही आदमी बनता है, परंतु पुरुषार्थ को फल देने वाला भी समाज है। उससे लिया, उसको दाम दुगना वापस करना। मनुष्य के नाते हम जीते हैं, सृष्टि हमको देती है, उसको दाम दुगना वापस करना है। आज का दिन है हमारे प्रजासत्ताक भारत की प्रगति के लिए, हमारे आपके जीवन में सुख आए इसलिए, और विश्व सुंदर नया सुख शांतिमय विश्व बने इसलिए हम लोगों को ये याद करना है कि भक्ति पूर्वक ज्ञान कर्म आदि का उपयोग करते हुए, चित्त को निर्मल बनाते हुए हम समृद्धि की आराधना करें, प्राप्त करें 2 हाथों से और 1000 हाथों से सबको दे। ऐसा जीवन जीकर हमको विश्व को रास्ता बताना है। विश्व के पास तकनीकी है लेकिन अध्यात्म नहीं है। विश्व का अध्यात्म पूजाओं में, खानपान में अटका है। भारत में सदा अध्यात्म इसके ऊपर रहा है। उसको प्रत्यक्ष जीवन में जीकर हमको बताना है। जीवन के पुरुषार्थ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में ऐसे कैसे जिया जाता है, अपने उदाहरण से बताना है। और इसलिए आज हमने ये ध्वजोत्तोलन किया है। आज के दिन के आनंद में वस्तुतः मैं आपका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। इतना सुंदर कार्यक्रम छात्रों ने प्रस्तुत किया है, उसको देखकर हमारे जैसे लोगों की उम्मीदें जगती है कि आने वाली पीढ़ी हमसे भी आगे निकल जाएगी
और भारत को बड़ा बनाएंगे। ये उम्मीद भी उस पीढ़ी से है। ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने जीवन में स्वयं यश प्राप्त कीजिए और उस यश का उपयोग देश के लिए, दुनिया के लिए करते हुए अपने जीवन को, जो यशस्वी जीवन होगा, उसको सार्थक बनाइए। ऐसा आप कर सको, इसलिए कुछ हमारी सहायता लगती हो तो हम करने के लिए तैयार ही है। हमारा दूसरा काम है नहीं। सब अच्छे कामों को सहायता संघ करता है। संघ करे, काम कौन कर रहा है, उनका रंग क्या है वगैरह हम नहीं देखते। जो काम अच्छा है वो अच्छा है, तो ये तो होगा ही। आज के दिन ऐसा आपका, हमारा, सबका, अपने देश का और पूरे विश्व का जीवन बने, यह शुभकामना गणराज्य दिवस के निमित्त आपको देता हूं और आपको धन्यवाद, कृतज्ञता पूर्वक देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।